नमस्कार। टीवी 9 बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प खबर सामने आई है। दरअसल आदित्य ठाकरे बिहार पहुंचे थे, पटना पहुंचे थे और मुलाकात उन्होंने की नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से। इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं ये भी समझेंगे हम। लेकिन बिहार की राजनीति में और इस मुलाकात के पीछे की असल वजह क्या है? मुलाकात हुई है तो कुछ बातचीत भी हुई होगी और बातचीत जाहिर तौर पर जो राजनीतिक आगामी समीकरण हैं उन पर हुई होगी। तमाम चीजों को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में बुधवार को दो बड़े राजनीतिक परिवार की कमान संभाल रहे दो युवा नेताओं की मुलाकात हुई। ये मुलाकात थी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। आदित्य ठाकरे के इस बिहार दौरे को लेकर सियासी गलियारों में बहुत सी चर्चाएं गर्म हो गई हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे और तेजस्वी की इस मुलाकात से विपक्षी एकता को ताकत जरूर मिलती दिखी। आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। अपनी मुलाकात के बाद तेजस्वी ने साफ कहा कि विपक्ष को मजबूत करना हमारा पहला लक्ष्य है। हुई है और आप सब लोग जानते हैं देश जो है हमारा युवा देश है, ज्यादातर आबादी जो है युवाओं की है और जब कोई युवा पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आता है और नेतृत्व करता है तो बड़ी खुशी की बात है। आप लोग सब लोग जानते हैं मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है और कुछ रहेगा आप लोग तो भ्रष्टाचार मुलाकात। तेजस्वी ये बताएं हिंदू हृदय साम्राज्य की पार्टी के साथ सेकुलर पार्टी कैसे कोऑर्डिनेट करेगी? आप एक बात समझ लीजिए, जो महाराष्ट्र में हुआ सब लोग जानते हैं। भाजपा ने किस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करके और पैसे का खेल जो खेला महाराष्ट्र में, ये सब लोगों ने देखा। और बिहार में जो सबक भाजपा को हम लोगों ने मिलकर के सिखाया, सब पूरा देश जानता है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, एकमात्र एजेंडा है कि देश में अमन शांति बनी रहे, देश तरक्की करे, डेवलपमेंट के जो असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। चुनौती जो है संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की है और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए हम लोगों से जो पल होगा वो करेंगे। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस दौरान ठाकरे के साथ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना नेता अनिल देसाई भी मौजूद रहे। पहली बार महाराष्ट्र पहुंचने पर आदित्य ने तेजस्वी की जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्ष की एकजुटता में युवा नेताओं की भूमिका को अहम बताया। जैसे आपने सुना होगा तेजस्वी जी के साथ हमारी पहले से बातचीत चलती रही। 2 साल जब हमारी सरकार थी और उसी के पहले भी काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी, मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य काफी अच्छे चल रहा है, बिहार में तरक्की होती दिख रही है। हमने सोचा यही कि बातें जो चल रही है मुलाकात हो जाए। आज तेजस्वी जी से मुलाकात करने आए हैं, नीतीश जी से मुलाकात हुई, यही बात हुई कि अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई। पर्यावरण है, इंडस्ट्रीज है और सबसे अहम चीज यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोजगार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है, संविधान के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, यहाँ कहीं हमने करी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं।
लेकिन आज सबसे अहम बात यही थी कि मुलाकात करना जरूरी था। हम पहले से दोनों परिवार के संबंध हो, दोनों पक्ष के संबंध हो अच्छे हुए हैं, कभी भी कटुता आई नहीं, और यही बात को आगे लेते हुए मुझे यकीन है कि दोस्ती आगे चलते रहेगी। इसमें राजनीति। इस मुलाकात पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी आरजेडी जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। आदित्य ठाकरे जी आए तो थे सिर्फ तेजस्वी से मिलने, लेकिन प्रतिष्ठा रखने के लिए नीतीश जी से भी मिल गए। माननीय नीतीश जी पूरे तौर पर अभी अप्रासंगिक। आदित्य ठाकरे जी आए थे तेजस्वी जी से मिलने, उनकी प्रतिष्ठा को रखते हुए जरूर नीतीश जी से मिले हैं। और कल नीतीश जी शिवसेना के बिहारियों के खिलाफ जो उनकी मानसिकता है के बारे में 24 घंटे बोलते थे, आज उनके साथ मिल भी रहे हैं, आज उनकी तारीफ भी की जा रही है। और जिन्होंने हमेशा से जिनसे ऐतराज रहा, उनके साथ नीतीश जी का बैठना यह बताता है कि अपने दिवा स्वप्न के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। चुनाव प्रचार भी महाराष्ट्र में करने की बात की जा रही है शिवसेना के लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के द्वारा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार जी का इतना व्यापक जनाधार है महाराष्ट्र में, हर स्थान पर जनता दल यूनाइटेड के लाखों कार्यकर्ताओं की कौन सी मौजूदगी है जिसका वो प्रचार करेंगे, वो तो वही है। बाकी नीतीश कुमार जी जहाँ भी प्रचार करेंगे, कम से कम उस इलाके में सफलता की। कभी राजनीति में धुर विरोधी रही शिवसेना आरजेडी के नेता पटना में एक साथ मुलाकात करते दिखे। बदले राजनीतिक दौर में दोनों दल अपनी विचारधारा से हटकर एक मिशन पर सहमत भी नजर आए। दोनों युवा नेता नरेंद्र मोदी के विरोधी दलों को एक मंच पर लाने के लिए साथ साथ होने का दावा भी कर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि आज आगे जो सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं, क्या विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए शिवसेना भी अब साथ खड़ी नजर आएगी। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लव कुमार जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू, इकबाल शमीम आरजेडी की तरफ से हमारे साथ हैं, मनीष पांडे जी बीजेपी से हैं, राजीव सिंह जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। इकबाल शमीम जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। हालांकि स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा परेशान जरूर आप हैं और आपने वक्त निकाला, उसके लिए तहे दिल से सबसे पहले शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है सर, पहले तो बताइए क्या बातचीत हुई है? मुलाकात आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव के बीच हुई, तो क्या बातचीत हुई सर? इकबाल जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट उसको कर लीजिए। पहले आपका माइक जो है वो म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। इकबाल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपका माइक जो है वो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आवाज ठीक कर दो जी ठीक है, आप बोलिए सर, आप बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए सर। देखिए, आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, देश की बड़ी समस्या है नफरत, देश की बड़ी समस्या है किसानों की अवहेलना। इन सवालों पर जो और देश में लग रहा है कि एक तानाशाह गद्दी में बैठा है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त कर रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा उसको बचाना। इसके लिए जो तमाम दल एक साथ आने की स्थिति में है और नरेंद्र मोदी को उखाड़ना चाहते हैं। उसी क्रम में जो विपक्षी दल है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। जी ठीक है सर, विपक्षी दल की एकजुटता आप बता रहे हैं कि विपक्षी दलों को एकजुट किया जा रहा है, लेकिन इसमें सवाल उठता है सर, क्योंकि ध्रुव विरोधी रहे हैं लालू प्रसाद यादव बाला साहब ठाकरे के, क्या मोदी विरोध में आरजेडी भी अपनी विचारधारा से पूरी तरह से भटक गई है?
नहीं, ऐसा नहीं है। आरजेडी अपनी विचारधारा पर 16 आना है। कोई शिवसेना से बिहार में हम तालमेल करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर इस देश में और न महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनता दल है, मगर इस देश में हम पूरे विपक्ष की एकता का मैसेज, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट में पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों से, उसमें हम एकता चाहते हैं और एकता चाह के एक मजबूत विपक्ष बनाना चाहते हैं। जी ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। मजबूत विपक्ष बनाना चाहते हैं और इस मुलाकात के मायने सीधे स्पष्ट हैं। लव कुमार जी, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अप्रासंगिक हो गए नीतीश कुमार, महज तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन शिष्टाचार के तौर पर कि चलो भैया मिल लेते हैं, मुलाकात हो गई है। और इस मुलाकात पर भी एक टिप्पणी करेगा सर। भविष्य त्यागी जी, चलिए कम से कम शिष्टाचार तो उनको नजर आता है ना, उनमें कौन सा शिष्टाचार बचा है और उनके प्रति कौन सी शिष्टाचार है शिवसेना की, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। शिवसेना के साथ इतने दिन रहे और उसके साथ कौन सा शिष्टाचार वाला व्यवहार किए वो तो सामने महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की चिंता वो ना करें, वो अपनी चिंता करें, ज्यादा बेहतर होगा कि अभी वो कहाँ खड़े हैं, किस हाशिए पे खड़े हैं और किस हाशिए पे जाने वाले हैं। मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि उनकी बात को मैं ज्यादा गंभीरता से लेता भी नहीं हूँ। भविष्य जी सर, वो नेता अगर मिलने आए हैं, किसी भी राज्य का मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे, वो मिलने आए हैं, तेजस्वी और माननीय नीतीश कुमार जी से मिलने गए, तो इसमें कौन सा दिक्कत की बात है। और जहां तक बिहार के अस्मिता और इसका सवाल है, मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था संजय जी सवाल जी का, तो बिहारियों के मुद्दे पर ना नीतीश कुमार जी ने कभी समझौता किया है, न आगे कभी करेंगे। जहां भी बिहारी, एक भी बिहारी अगर देश नहीं दुनिया के किसी भी कोने में अगर कष्ट में रहेगा तो हमारी सरकार उसके लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ, आपने देखा होगा, चाहे वो हमारे बच्चे से हो, चाहे इंडोनेशिया की घटना हो, हमारी सरकार पूरी तरह से सजग रहती है और हम पूरे बिहारियों की चिंता करते हैं। हमको लेकिन सर ये सवाल उठने लगा है बीजेपी खेमे की तरफ से कि भाई सुशांत सिंह राजपूत, उनका जो मामला हुआ उसमें जो रुख रहा शिवसेना का और जिस तरह का रुख था, कहीं ना कहीं उसका विरोध किया जा रहा था और सवाल उठ रहा था कि देखिए भाई बिहारियों के साथ में भेदभाव हो रहा है। ये चीजें आई थी ना सर, तो वो सारी तमाम चीजें क्या भुला दी गई हैं? ये भविष्य त्यागी जी, मैंने कहा कि शिष्टाचार वश अगर कोई किसी से मुलाकात करता है, और मैंने पहले ही कहा कि बिहारियों की अस्मिता और उसके साथ समझौता न तो नीतीश कुमार ने किया है और न कभी हम करेंगे। हमारे एक भी बिहारी किसी व्यक्ति को अगर कहीं भी दुनिया में कष्ट होगा तो उसके लिए हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी है। और आपने शिष्टाचार मुलाकात और उसमें प्रश्न में कोई तालमेल तो दिखता नहीं है मुझे। और इस तरह के नहीं, इकबाल शमी साहब तो कह रहे हैं कि भाई विपक्षी एकजुटता के लिए मुलाकात हो रही है, तो विपक्षी एकजुटता कैसे होगी सर जब विचार नहीं मिल पाएगी? देखिए, विपक्षी एकता दूसरी बात है, विचारधारा से में बहुत सारी चीजें, जैसे हमारा समझौता जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भाजपा से हुआ था, तो उसके पहले भाजपा अछूत पार्टी हुआ करती थी उत्तर भारत में। हमने समझौता किया अपने शर्तों पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक अलायंस बनता है और उसमें आदमी सभी लोग शामिल होते हैं, सबको अपना कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है, तो वो तो अलग बात है। जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, हम विपक्षी एकता होगी तो सभी पार्टियों का स्वागत है। जो भी लोकतंत्र को जब विमर्श बड़ा हो, तो इस विपक्षी एकजुटता के लिए आपने कहा कि सर अलायंस होगा तो कुछ ना कुछ अपना छोड़ना पड़ेगा। जेडीयू क्या कॉम्प्रोमाइज करेगी, आरजेडी को क्या कॉम्प्रोमाइज करना होगा? और कुछ बातचीत हुई हो तो बताइए कि शिवसेना भी क्या कॉम्प्रोमाइज करेगी उद्धव गुट? भविष्य त्यागी जी, बात अभी वहां पहुंची नहीं। मैंने बोला कि अगर अलायंस होता है तो इस तरह की बातें होती है। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बना था बीजेपी। नहीं, आपने कहा ना सर। नहीं, मैं ये जानता हूँ कि अभी तक वहां संहिता पे हमारा अलग रहा था, तो ठीक है। नहीं, आप ही ने कहा कि कुछ ना कुछ छोड़ना होगा, तो किसको क्या छोड़ना होगा सर? पड़ता है जी,
अभी त्यागी जी कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनते हैं तो सभी पार्टी अलग अलग पार्टी है, सब अपने अपने एजेंडे को लेकर हम लोग खड़े होते हैं। लेकिन जब विमर्श बड़ा हो जाता है, जब विमर्श बड़ा हो जाता है, विमर्श देश को बचाने का हो जाता है, तो उस परिस्थिति में तो हमें अपने कुछ न कुछ त्याग करके जब पहले देश रहेगा तभी ना देश पार्टियां रहेगी जी। तो पहले तो देश के लोकतंत्र को बचाना है, और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में जितने लोग साथ आएंगे सबका स्वागत है। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। मनीष पांडे जी आपके पास आ रहा हूँ। भाई ये तो अभी शिष्टाचार मुलाकात है और अभी से बीजेपी में हाय तो भाई मचने लगी है। संजय जायसवाल जी मुखर होकर जैसे कह रहे हैं, मुलाकात पर भी एक कमेंट चाहूंगा। ये लामबंदी शुरू हो गई है, मोर्चाबंदी बीजेपी के खिलाफ। नहीं देखिए, ये बहुत बड़ा इस बात का उदाहरण है कि मोदी जी की लोकप्रियता जो बढ़ी है 2014 के बाद से, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि विरोधी विचारधारा वाले लोग भी अब सत्ता के लिए एक दूसरे से मिलने जुलने लगे हैं। हजारों किलोमीटर की दूरियां तय करके और दोस्ती के नाम पर, देशती बढ़ाने के नाम पर अब मिलने जुलने लगे हैं। और जहां तक कि अभी हमारे जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए सम्मान देना हम जानते हैं। वह सम्मान चाहे 45 सीट 43 सीट लाने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, या कम सीट मिलने के बाद भी गठबंधन तोड़ने का काम अभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं की है जी। जिस समय की बात ये कह रहे हैं अछूत की बात, तो भाजपा ने आज तक कभी किसी को अछूत नहीं माना है। अब आप सुन लीजिए सर, आप अछूत मानते थे, आप ही अछूत मानने लगे। आप दूरी बनाए थे सत्ता के लिए तब भी, और जब सत्ता प्राप्त करने का माध्यम बीजेपी नजर आया तो बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी ने किसी को अछूत नहीं बनाया कभी भी राजनीति में, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। हम तो सबका स्वागत करते हैं। हम तो आपका भी लव सिंह जी आपका भी स्वागत करते हैं। हम तो सारे लोगों का स्वागत करते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी अछूत है तो हमसे दूर रहिए, लेकिन यह याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज आम जनों के बीच में इतनी लोकप्रिय हो गई है त्यागी जी, कि आज आदित्य ठाकरे जैसे लोगों को भी, जो लोग बिहार के नाम पर किस प्रकार की बातें किया करते थे, वो लोग भी आज बिहार में आकर और दोस्ती बढ़ाने की बात करें। ये स्थिति हो गई है इन लोगों की। आप नहीं सर, लेकिन ये मनीष जी हो गए। ठीक है मनीष जी, ये भी तो एक सवाल बनेगा ना कि देखिए बिहार में जेडीयू अलग होती है, तो बिल्कुल एक विलन के तौर पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब शिवसेना जिसके साथ आप महाराष्ट्र में रहे, अब उनको आप कह रहे हैं कि देखिए वो उस तरह के लोग, तो ये भी तो एक सर परसेप्शन क्रिएट करता है ना कि जो बीजेपी के साथ नहीं है वो बिल्कुल उसको उस तरह से विलन के तौर पर, राजनीतिक विलन के तौर पर बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, और वो सब लोग अभी छिटक कर एकजुट हो रहे हैं। अच्छा त्यागी जी, आप खुद बता दीजिए, आप एक बात बताइए, जरा इमेजिन कीजिए, कहिएगा लव जी थोड़ा शांत रहेंगे, सुन लेंगे मेरी पूरी बात को, कि आप जरा आप इमेजिन कीजिए कि हम 90 में लालू जी के खिलाफ जो है जब बातें आई, 95 में नीतीश जी, 96 में अपनी पार्टी बना के अलग हुए लालू जी से, लालू विरोध की राजनीति शुरू, भाजपा जेडीयू साथ आ गई। आज लालू जी का विरोध करते करते नीतीश जी के बिहार में पहचान बनी, देश में पहचान बनी। शोर हो रहा है बहुत संजय, और नीतीश जी की पहचान बनी। अब नीतीश जी दोबारा अगर लालू जी से जाके मिल जाते हैं
और नीतीश जी का एक धड़ा जो धुर लालू विरोधी है, वह अगर अलग गुट बना लेता है और गुट बना के, चूंकि वह शुरू से लालू विरोध की राजनीति करता रहा है, अब वह अगर अलग धड़ा बना लेता और भाजपा से गठबंधन कर लेता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या उसमें भूमिका है या क्या कसूर है, आप खुद बताइए जी। भाई। लोजपा का ही ले लीजिए ना, लोजपा का ही एक धड़ा जब टूटा, अलग अलग हुआ, तो सूत्रों के आधार पर एक धड़ा हमारे साथ था, तब एक धड़ा अलग हो गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, ना कोई कसूर है। लोग अपने लिए, चाहे वह महाराष्ट्र में शिंदे का गुट रहा हो या लोजपा का पारस जी का गुट रहा हो या आने वाले समय में और अन्य गुट पैदा हो जाएंगे, वो अपने लिए राजनीति करते हैं और भाजपा का साथ छोड़ते हैं या भाजपा का साथ पकड़ते हैं। भाजपा की उसमें क्या भूमिका है? ये सवाल तो इन लोगों से पूछा जाना चाहिए था कि आप क्यों लालू से अलग हुए और फिर क्यों लालू के साथ चले गए। इनमें स्वार्थ तो इनका है ना, स्वार्थ हमारा क्या है? या हमारे साथ आते हैं, वक्त होता है तो हमारा साथ करते हैं। लेकिन सर मुश्किल तो होगी ना जब लामबंदी हो रही है भाई। जैसा मेरा एक सवाल है कि जो अपने हैं वो अलग होकर आप ही के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, तस्वीर साफ है, दिखाई दे रही है। जो हमारे अपने हैं वो हमारे साथ आज भी है, यह बात हमेशा ध्यान में रखिए। जो हमारे अपने हैं ना, वो हमारे साथ आज भी है, चाहे महाराष्ट्र में इसका शिवसेना हो या अन्य लोग हो। जो हमारे हैं वो हमारे साथ है। विचारधारा देखिए, राजनीति में दो ही विचार होता है, एक पक्ष का होता है, दूसरा विपक्ष का होता है। तो जो लोग भी पक्ष के लोग हैं वो हमारे साथ है, जो लोग विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं वो अपना घूम रहे हैं इधर उधर। और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है, जनता के बीच में उसकी स्वीकार्यता इतनी बढ़ गई है कि जो एक दूसरे के घुर विरोधी थे वो भी आज गले में गले मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। जी, यही हमारी लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत। ठीक है सर, ओके सर। हमारे साथ डॉक्टर राजीव सिंह जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं सर। सर मनीष जी जैसा कह रहे हैं कि यार लोकप्रियता वाकई इतनी बढ़ गई है, जो मनीष जी दावा कर रहे हैं कि जो धुरविरोधी थे वो आज देखिए एक साथ एक दूसरे के साथ गलबैया करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है, जो हमने कभी राजनीति में देखा नहीं था इतने वर्षों से, वो सब देखना पड़ रहा है। आप देखिए, जहां तक अगर यूपी की बात करें तो आप देखिए सपा बीएसपी जो कभी सपने में सोच नहीं सकता था, एक होने की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए शिवसेना आरजेडी जो धुर विरोधी थे, जिनकी विचारधारा ही बिल्कुल उलट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग है, वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो इस बात में कोई निश्चित तौर पे मैं मनीष जी की बातों से सहमत हूँ कि देखिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि विरोधी दल जो है वो छटपटाहट है उनमें, वो चाह रहे हैं किसी तरह रोका जाए। लेकिन मैं इसमें एक बात कहूंगा कि ये लोकतंत्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। अगर लोकतंत्र तभी अच्छा होता है जब उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो। तो अगर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का निरंतर बढ़ना और विपक्षी दलों की जो है अगर वो एकजुटता नहीं दिखा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें लोकतंत्र का मैं हास मानता हूँ। किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा ये होता है लेकिन सर अब तो विपक्ष देखिए एकजुट हो रहा है ना, एकजुटता दिखा रहा है। लव कुमार जी कह रहे हैं कि देखिए विचारधारा की कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब सब साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर छोड़ना पड़ता है। हो सकता है वो कुछ ना कुछ छोड़कर फिर एक साथ एक मोर्चाबंदी लामबंदी के साथ आए मजबूत तरीके से। मैं इसमें कहना चाहूंगा, देखिए ये जो है ये तो सिर्फ ये फोटोबाजी और ब्रांडिंग और प्रमोशन है। अभी आदित्य ठाकरे अभी जो है वहाँ बीएमसी का अभी इलेक्शन होने वाला है। वहाँ पे बीएमसी में आपको बता दूं इतना बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो, कि कई स्टेट का जो बजट है, भारत के कई राज्यों का बजट से बड़ा बीएमसी का बजट है। उत्तर भारतीयों की जो उत्तर भारतीयों की जो पॉपुलेशन है वो बॉम्बे में और महाराष्ट्र में बॉम्बे में खासकर काफी संख्या में है। अभी जो फिलहाल जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आदित्य ठाकरे जो है सब चीज को छोड़ के फिलहाल उनके वजूद का सवाल है, क्योंकि देखिए उनकी सरकार भी चली गई, पार्टी भी उनकी टूट पे चली गई, उनका कहीं न कहीं अस्तित्व और वजूद बचाने का सवाल है। तो अभी फिलहाल जो मुझे लग रहा है कि
कि आदित्य ठाकरे का जो बिहार द्वारा हुआ है वो कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए हुआ है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में कहीं ना कहीं वोट काफी जरूरत है जी। तात्कालिक लाभ लेने के लिए मुझे लग रहा है कि अभी आदित्य ठाकरे आए हैं। ठीक है सर, लेकिन उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए जो स्थिति फिलहाल है, और जैसा कि मनीष जी कह रहे थे, दावा कर रहे थे लोकप्रियता का, फिलहाल महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए क्या आकलन है सर? मुलाकात और जैसे चुनाव प्रचार के लिए भी बातचीत हो रही कि चुनाव प्रचार भी किया जाएगा, तो क्या उसका असर दिखाई दे सकता है क्या? त्यागी जी मेरा एक सवाल था जब ये आदित्य ठाकरे सरकार में थे तब तो मजबूत थे जी, तब क्यों नहीं आए थे बिहार तेजस्वी जी से मिलने के लिए? तब इनको विपक्षी एकता का ध्यान क्यों नहीं आया था? तब इनको नरेंद्र मोदी जी के विरोध का बात और विरोधी एकता को मजबूत करने की बात क्यों नहीं आई थी? ये जब सरकार से बाहर हो जाते हैं, जब कमजोर हो जाते हैं, तब इनको ये सारी बातें क्यों दिखती है, क्यों दिखने लगती है ये एकता की बातें, ये सारा चीज आज? तो ये देखिए, ये सब कुछ नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन ने मांगा था कृष्ण की सेना, बड़ी सेना मांगा था, और अर्जुन ने मांगा था कृष्ण का साथ, एक व्यक्ति का साथ। देखिए, आप 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, नेता इकट्ठे हो, मैं बार बार कहता हूं, नेता इकट्ठे हो क्यों न जाए? बिहार के 2 उपचुनावों ने तो देखा है, नेता मिल जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है उनके समर्थक भी मिल जाएंगे, क्योंकि समर्थकों के लिए मुद्दा बड़ा होता है, वो उनकी नीति विचारधारा समर्थकों के लिए वो बड़ा होता है। नेता सत्ता के लिए आपस में किसी से भी गला मिल लेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस विचारधारा को त्याग कर उसका जो समर्थक है, वोटर है, वो भी गला मिल लेगा। और महाराष्ट्र ने इस चीज को देखा है, बिहार के भी 2 उपचुनाव ने इस बात को साबित किया है। तो यह बहुत स्पष्ट है कि नेता जरूर मिल जाएंगे, एक भीड़ आपको दिखेगी, लेकिन क्या वोटर भी मिलेंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है सर, इकबाल शमी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। मनीष जी को भी आपने सुना, और जो बात कही राजीव जी ने वो भी आपने सुनी। भाई ठीक है, अगर इतनी, देखिए अभी जब मजबूत थे तब क्यों याद नहीं आई बिहार की? अब जब सत्ता में नहीं है तो विपक्षी एकता की बात याद आती है, विपक्ष की मजबूती की बात याद आती है। ये तो पूरा चुनावी खेल लग रहा है कि देखिए वहां कैंपेन हमारे लिए कर दीजिए, महाराष्ट्र में हालत बड़ी खराब है। इकबाल जी, पार्टी के लोग कि आज के तारीख में राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव, बिहार के नेता नीतीश कुमार दूसरे राज्यों में भी प्रभावशाली हैं। हम वहां चुनाव लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, मगर बंगाल में चुनाव हो तब भी लोग लालू यादव को याद करते हैं, तेजस्वी यादव को याद करते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हो तब भी हमको याद करते हैं। निश्चित रूप से मेरा जो सिद्धांत है, जो हम गरीबों, पिछड़ों, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, वो वर्ग हमारे साथ होता है, और कोई भी चाहता है हम तो समर्थन ले। और आज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जहां भी जरूरत होती है, हम ममता बनर्जी को मदद करते हैं, जहां लेकिन सर होती है। एक सेकेंड सर, शमी साहब ओके ठीक है सर, लेकिन ये मदद का एक काम कैसे आ पाएगी सर बीएमसी चुनाव में? देखिए, एक तो विचारधाराओं का इतना बड़ा एक गैप है, एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब कहा जाता था उनको, हिंदुओं की पॉलिटिक्स वो करते आए हैं, और आरजेडी दलित पिछड़ों की बात करती है, सेकुलर खुद को कहती है, और धुरविरोधी दूसरे के रहे हैं। आज भी सेकुलर है, और आरजेडी शिवसेना के जी बहुत सारे मुद्दों पर उनके साथ नहीं है, मगर आज ये कि आज के तारीख में उस शिवसेना को हराना चाहती है जो नफरत फैला रही है, उस शिवसेना को हराना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है जो देश तोड़ना चाहती है। उस शिवसेना के हम पक्ष में है जो इस देश में सेकुलरिज्म पर भरोसा करता है। हम उसको शुक्ला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस शिवसेना को जो मेरे साथ आएगा। जी मनीष जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी की पार्टी और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाई। उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के नाम पर तोड़ डाला।
भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर लोकप्रियता के बल पर सत्ता में नहीं आई है, धन बल के बल पर सत्ता पर आई है। चाहे मध्य प्रदेश में आई हो, चाहे गोवा में आई हो, चाहे कर्नाटक में आई हो, चाहे वो महाराष्ट्र में आई हो, धन बल का प्रयोग किया है। मोदी जी के लिए लोकप्रियता तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। का मतलब आप आज के तारीख में धन बल उनके पास है, इस देश के सारे उद्योगपति उनके साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट घराने के लिए काम करती है। कॉर्पोरेट घराना से चुनाव लड़ना पड़ता है, और कॉर्पोरेट घराने के चलते मीडिया भी उनके साथ है। इसका मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं कि 303 सीटें जो भाजपा को आई है, वो भाजपा ने जनता को पैसा देकर खरीदा है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार था उसमें बड़े पैमाने पर पैसे का इस्तेमाल हुआ। आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पैसा वाली पार्टी है। मतलब आप यह मानते हैं कि जनता जो है जो नक्शा का तस्वीर आया है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल जनता भारतीय जनता पार्टी के पास है। आप इसका मतलब मानते हैं कि भारतीय जनता, मतलब देश की जनता पैसा लेकर वोट देती है? देश की जनता क्या, देश के जो नेता जीत के जाते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा में, वो पैसा लेकर के बिकते हैं कि नहीं? अभी तो केस तेलंगाना का भी हुआ है, और महाराष्ट्र का भी हुआ है। कहाँ नहीं इन लोगों ने विधायकों को होटलों में खरीद के रखा है। पूरे देश में विधायक तोड़ने का काम करती है, पूरा देश जानता है कि तोड़ लेते हैं विधायक। यहाँ भी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहते थे, उनके विधायक को खरीदना चाहते थे, इसलिए नीतीश जी अलग हुए। अरे भाई, यहाँ नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है। मैंने पूछा 303 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को आई, तो आप जो कह रहे हैं कि धन बल का पैसे का दुरुपयोग हुआ, तो देश में जो सरकारें राज्यों में बनी और 330 सीटें आए राज्यों में सरकार बनी, उसमें पैसे ही खरीद फरोख्त से बनी कि नहीं, मुझे बताइए। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी और पैसे बनकर कैसे बन गई? गोवा में कैसे सरकार बदल गई? कर्नाटक में कैसे सरकार बदल गई? महाराष्ट्र में कैसे सरकार बदल गई? उसमें धन बल का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? इस देश का मीडिया मोदी दिखा रहा है। मोदी जी थोड़ी देर के लिए, अब जरा सा आपकी तबीयत खराब है, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, तबीयत खराब है भाई। डिबेट तो हम लोग कल भी कर लेंगे, आप थोड़ा धैर्य रख के बोलें। देखिए, मेरे कहने का मतलब आप यह कहना चाह रहे हैं, चलिए राज्यों में आप कह रहे हैं कि विधायकों को खरीद लिया गया, लेकिन लोकसभा में जो 303 सीटें आई, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की बात चल रही है, तो आप यही ना कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने जनता को पैसा देकर खरीद लिया? नहीं, जनता को एक सिस्टम बनाया है नेचुरल रूप से। आज जो लोकतंत्र को जो खतरा और विपक्ष पार्टी तरी हुई है, वो है कि जनता को नहीं, नेता को ही खरीद देता है ना। आप फिर ये तो नेता को खरीदने वाली पार्टी है, ये संस्थाएं जो खरीदने वाली बाकी है। आज के तारीख में चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन है? आप सीधा जवाब, सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति को कैसे बैठा दिया जाता है? आप निर्वाचन नहीं, ठीक विषयांतर हो रहा है सर। अब सुप्रीम कोर्ट, आप इलेक्शन कमीशन पर पहुंच गए, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे थे राजीव जी, रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। जी राजीव जी। मैं ये आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। जी। अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस ने वीर सावरकर का मुद्दा उठाया, वीर सावरकर जी का, और उस पे शिवसेना ने अपोज कर दिया। तो क्या एक तरफ क्या आरजेडी का उसमें क्या रुख रहेगा और भाजपा क्या क्या रुख रहेगा, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि शिवसेना ने तो विरोध कर दिया, तो एक तरफ यहाँ समर्थन ले रहे हैं। जी बोले मनीष जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद नहीं, मेरा तो रुख जो पुराना रहा है वीर सावरकर जी के बारे में, वही आज भी है जी। हम तो वीर सावरकर को अपना नेता शुरू से मानते आ रहे हैं और आज भी मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं वो जवाब देना। ठीक है, इकबाल शमी साहब बताइए, सावरकर पर क्या क्या आपका स्टैंड रहेगा? क्योंकि राउत साहब ने तो कुछ सावरकर पर राजीव गांधी ने कहा है वो 100% सही है। अब किसी को वोट लेना हो उसके लिए वह सच नहीं बोले, बात अलग है, मगर राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सही है। और इतिहास आप ये कह रहे हैं कि संजय राउत झूठ बोल रहे हैं? संजय राउत ने कहा कि नहीं नाम लेते तो अच्छा था, इतना ही बोले, इसलिए कि उस महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नहीं, उन्होंने कहा जरूरत नहीं थी इसकी बोलने की।
मगर संजय राउत क्या बोले उससे मतलब नहीं, मगर राहुल गांधी जो बोले हैं वो 100% सही है। और सावरकर के बारे में इतिहास भी यही कहता है जो राहुल गांधी ने कहा है। सर संजय राउत ने सीधे तौर पर कहा है कि देखिए कुछ ऐसे मसले हैं कि जिसको लेकर शिवसेना बिल्कुल समझौता नहीं करेगी। सावरकर पर जब सवाल किया गया तब उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, उन्होंने कही है, मगर सावरकर का जो एक्सचेंज है राहुल गांधी का उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल नहीं, हिंदुस्तान की तमाम जरूरत बाकियां हैं। वो व्यक्तिगत राय शिवसेना का हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिर मदद कैसे कर पाएंगे सर शिवसेना की? मदद कैसे करेंगे वही तो जानना चाहिए। एक बात सुनिए, इस देश में मुफ्ती के पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और मुफ्ती की सरकार बना देती है। इसका ये कौन सा चरित्र था उस समय? और पूरा आज जो कश्मीर की हालत है उसमें जो मुफ्ती का हाथ था, मुफ्ती का जो रोल था। तो आप क्या मानते हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद को, बताइए जरा। हम क्या मानते हैं? हम आज भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। और आप क्या मानते हैं? छोड़िए आप क्या मानते हो? नहीं, बीजेपी जो मुफ्ती सईद के पक्ष में गई। आप क्या मानते हैं? तो क्यों मानने गए? हम हिंदुस्तान की जो आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलता है, जो राष्ट्रवाद के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ रहते हैं। अरे भाई, आप उनको आतंकवादी मानते हैं क्या? आप बताइए ना पहले, आप क्या मानते हैं? आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? हम आतंकवादियों का जो समर्थन करेगा वो आतंकवादी होगा। बीजेपी करती है कि वो आतंकवादी का समर्थन करती है, तो बीजेपी ने उनका साथ सरकार कैसे बनाया? मेरा सवाल ये है। हमने मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाया। आप उनको क्या मानते हैं? हम बीजेपी कह रही है कि मुफ्ती आतंकवादी और मुफ्ती के साथ सरकार में थी। क्यों उसके साथ सरकार में थी? मेरा ये सवाल। बीजेपी कह रही थी, बीजेपी ने बनाया। आप क्या मानते हैं उनको ये बताइए ना। हम मुफ्ती के साथ सरकार में न कभी गए हैं, न उसको नेता मानते हैं अपना। मुफ्ती का आइडियोलॉजी से हम सहमत हैं। आज अगर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन में आते हैं तो आप उनका समर्थन करेंगे, स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे? नहीं करेंगे हम समर्थन मुफ्ती का। भवेश, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें। बिल्कुल एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि मनीष जी, कभी नहीं किया है। जी इमाम मनीष जी, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा। जब 370 हटाया गया था तो मैं पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर गया था। मैं 12 दिनों के लिए जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है वहां मैंने व्याख्यान दिया था। मैंने लोकल लोगों से वहां बात किया, जिसमें अधिकतर मुस्लिम हमारे भाई बंधु हैं, मुस्लिम भाई बंधु हमारे हैं। तो उन्होंने, लोकल लोगों ने जो है उसमें मुझे लगता है 90% लोगों ने उन्होंने समर्थन किया कि 370 हटने से हमें लाभ हो रहा है, विकास हो रहा है, रोजगार हो रहा है। तो आप बताइए वहां पे जो है कश्मीर में मैंने जो अनुभव किया, मैंने तो वहां लोकल लोगों से मिला। जी मैं वहां लोकल से मिला, मुसलमान भाइयों से मिला। आज की तारीख में और मीडिया क्या बोलता है? आज तो सच, मीडिया न सच दिखाता है न राजनीतिक दल सच बोलते हैं। अरे सर, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहां गया था। 40 मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत महंगाई थी और रोज दिखाया जाता था। जो सवालों समस्याओं का समाधान किया, आज उसको अब कर नहीं पाते। आपको जवाब देना पड़ेगा त्यागी जी। नहीं, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा मनीष जी कि देखिए ना, राजनीतिक दल सच बोलते हैं और मीडिया तो सवाल पूछ ही रहा है। देखिए आपको बिठाकर सीधे सवाल पूछ रहा है, कोई इधर उधर की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए आज की तारीख में मोदी जी माँ का पैर छूने आते हैं तो माँ का फोटो कम छपता है, मोदी जी का फोटो ज्यादा छपता है। बीच में अगर कोई अफसर आ जाता है तो वो माँ को भी सम्मान देने में राजनीति करते हैं। इस देश में माँ की अर्पणता को भी मोदी जी बेच देते हैं। ठीक है, नहीं सर, देखिए ये इधर उधर की बातें हैं। अच्छा, अब देखिए सभी जगह पर मोदी जी लेके जा रहे हैं, माँ का किस तरह पैर छू रहे हैं। देखिए माँ को सम्मान दे। असल है आज की तारीख में मोदी जी मीडिया है और कहीं नहीं देखा। अभी अमेरिका में जब सऊदी अरब का बादशाह गया, उसका विरोध हुआ कि तानाशाह है, तो उसमें अमेरिका ने क्या जवाब दिया कि इससे पहले जो तानाशाह आए थे, कई तानाशाह आ चुके हैं। इसमें मोदी जी का भी नाम लिया। पूरे दुनिया में भारत का इमेज गिरा। मैं इसको कहा नहीं, अब सर दूसरे देशों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी सर। ये बार बार मैं कहता हूँ। अरे आपके हमारे सबके पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे
उसको कहाँ मीडिया ने दिखाया? नहीं, अगर हमारे आजकल त्यागी जी आप पाकिस्तानी मीडिया को उठाकर देख लें, वहाँ जो भी इंटरव्यू आ रहे हैं जितने भी तरह के, हम दुनिया में मीडिया की बात कर रहे हैं, मोदी जी का गुणगान हो रहा है। आप कई ऐसे देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया में मोदी जी का गुणगान हो रहा है, खास करके जब से इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई है। अब ये कहाँ डिफेंड करेंगे? देखिए ऐसा है कि बिहार में शहाबुद्दीन के डेथ होने के बाद बेचारी उनकी पत्नी का क्या हालत हुआ है, आप उसको देख लीजिए। वह बेचारी जो है वह किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मोरल है भारतीय जनता पार्टी को बोलने का? भारतीय जनता पार्टी के लोग असंवैधानिक बोलते हैं, गालियां देते हैं, और तब भी वो संवैधानिक पदों पर रहते हैं। जी अच्छा ठीक है सर, देखिए विषयांतर हो रहा है, समय भी कम है, सीधे बताइए लव कुमार जी ने जी वो पानी वाला बोतल खाली हो गया हो तो भर लीजिए उसको। जी ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मैं लूंगा। देखिए लव कुमार जी ने तो साफ कहा कि कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है जब विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एकजुट होती हैं, तो हर एक पार्टी को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। फिलहाल क्या कुछ छोड़ने के लिए या क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है आरजेडी? क्या ये मान लिया जाए पूरी तरह से जो जिस तरह की राजनीति शिवसेना की रही है उसके सामने जो राजनीति या जो विचारधारा आरजेडी की है वो पूरी तरह से सरेंडर कर रही है आरजेडी? बताइए सर। आरजेडी अपने सिद्धांतों पर कायम है, और मेरा अभी प्रथम सिद्धांत मेरा यह है, इस देश में नहीं संविधान की सुरक्षा हो। नहीं, अगर आप एक सेकेंड सर, आरजेडी महाराष्ट्र में प्रचार करेगी उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए। सुनिए सर, तो वहां तो सावरकर को वीर बोलना पड़ेगा। आप जबरदस्ती मेरे मुंह में सावरकर वीर था, नहीं वीर को वीर न बोला जाता है, सावरकर वीर कहाँ गया? वहां तो आदित्य ठाकरे बोलेंगे ना वीर साहब। अंग्रेजों को कहते हैं हम कपत्तर, वहां तो आदित्य ठाकरे बोलेंगे ना सर, बोल सकते हैं वीर। उद्धव ठाकरे बोलेंगे वहां पर कि बोलिए आप प्रचार करने आए हमारे लिए, बोलिए सावरकर वीर है। उद्धव ठाकरे को जितनी हमसे मदद मिलनी थी मिल गई, उसमें आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। लोगों को लगा गए ये बिहार के लोगों से मिले, बिहार के लोग देखेंगे, अपना वोट पोल करेंगे, इसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ सर, मुझे क्या तकलीफ होगी? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। सीधा सवाल पूछना गुनाह है तो बताइए सर। नहीं, सीधा सवाल तो पांडे जी, नहीं, मैं तो पांडे जी से पूछ रहा हूँ। ऐसे नहीं, इस देश में भारतीय, पर इन सवाल का जवाब दीजिए कि पूरे देश में खान पीन पर दंगा होता है, मगर कई ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो उस खान पीन को खाते हैं जिसके लिए दूसरे जगह दंगा हो जाता है जी। और मुख्यमंत्री भी है भारतीय जनता पार्टी के, उस खाना पीना वो खाते हैं जिस खाना पीना के लिए दूसरे राज्यों में दंगा हो जाता है जी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग मारते हैं लोगों को, मॉब लॉन्चिंग होती है। चलिए देखिए वो सीधे कह रहे हैं सर। देखिए मनीष जी, इशारा मेरे ख्याल से असम की तरफ है, हेमंत बिस्व शर्मा या बाकी चीजों को लेकर जो इशारा देना चाह रहे हैं। विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज तो आप भी करते हैं, फिर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये एक बात कहना चाह रहे हैं शमी साहब, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। पांडे जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। देखिए समस्या इनकी दूसरी है, ये पीछे में थिंक पॉजिटिव का बोर्ड लगाए हुए हैं और जो है वो बात कर रहे हैं नेगेटिव वाली। ऐसे नेगेटिव बातों का अब ये खाने पीने पर उतर आए। अभी तक तो ये दो राज्यों में की बात कर रहे थे, दोस्ती की बात चल रही थी, नरेंद्र मोदी जी की बात चल रही थी, अब वहां से उठ के ये खाने पीने पे चले आए। अब थोड़ी देर के बाद हिंदू मुसलमान करने लगेंगे। अब थोड़ी देर के बाद ये हिंदू मुसलमान करने लगेंगे। हिंदू मुसलमान हम नहीं करते, आप लोगों को डर लग, आप लोग करके सत्ता में आए, आपके पास कोई इशू नहीं है हिंदू मुसलमान के अलावा। बाल शामी भाई, आपने पीछे थिंक पॉजिटिव का बोर्ड लगा रखा है। मैं चाहूंगा कि आप पॉजिटिव थिंकिंग पर ही बात करें, ये खान पान और हिंदू मुसलमान पर बात न करें। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे निवेदन है। बात तो सिर्फ मुद्दे की हो रही है। हिंदू मुसलमान बोला ही नहीं, तो आप ही ना खान पान की बात शुरू कर दिए।
हमने कहा कि आपने कहा कि अब करेंगे, हमने कहा कि बहुत सारे राज्यों में जिस खान पान के विरोध में मॉब लॉन्चिंग होती है उसी वही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उस बड़े गौरव से कहता है। ठीक है सर, ओके मैं समझ गया। एक सेकेंड लव कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप बताइए जी, महागठबंधन और विपक्षी एकजुटता और तमाम विपक्षी दलों को जो इकट्ठा किया जा रहा है, महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे, जो शिवसेना उद्धव गुट है, वो मुलाकात हुई है, नीतीश बाबू से भी मुलाकात की। तो अब कौन इस गठबंधन में क्या कुछ बोलेगा सर? एक थोड़ा सा क्लैरिटी दे दी। जेडीयू क्या बोलेगी? सावरकर को वीर बोलेगी, नहीं बोलेगी? क्योंकि आरजेडी तो नहीं बोल रही है। थोड़ा क्लैरिटी हो जाए ना सर, क्या आधार है, किस विचार को लेकर महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, या फिर सिर्फ मोदी विरोध की राजनीति हो रही है? भविष्य त्यागी जी, मुझे अच्छा लगा कि आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद आपको मेरी याद आ गई। मैं मुझे नहीं बैठता जिसमें नहीं सर, आज बिल्कुल नहीं मुझे बहुत लव जी थोड़ा सा आपको टोकेंगे, यही आज की सच्चाई है जेडीयू की। आरजेडी के सामने जेडीयू का यही आज के तारीख में वजन है। आप नहीं, इसको मानिए अथवा न मानिए। चलिए, मनीष पांडे जी ने तो मौके पे चौका मार दिया, लेकिन देखिए सभी सम्मानीय पैनलिस्ट हैं और सबके लिए इक्वल सम्मान है हमारी नजरों में। और लव कुमार जी, थोड़ा माफी भी चाहूंगा, थोड़ा क्योंकि वक्त लगा, क्योंकि काफी गंभीरता से इकबाल शमीम साहब भी अपनी बात रख रहे थे, थोड़ा वक्त ले गए दोनों प्रवक्ता, उसके लिए माफी। डिबेट की आपकी गंभीरता कहीं से दिखी नहीं, विषय पर था ही नहीं कोई डिबेट, और इस तरह का डिबेट पहली बार ऐसा खेल रहा है, अब देख लग रहा है जी। नहीं देखिए सर, अब इकबाल शमीम साहब बात हो रही है, देखिए किस तरह से विचार पर चलेगा गठबंधन और विपक्षी एकजुटता। अब बात इकबाल शमी साहब कर रहे हैं उधर की किसी और राज्य की या कभी जम्मू कश्मीर। ये जिम्मेवारी भविष्य त्यागी की आपका है। जब डिबेट जो होस्ट करता है ना, उसकी जिम्मेवारी होती है कि हम इसको किस दिशा में ले जाना है और हमको क्या होस्ट करना है। नहीं सर, अब ठीक है, अब आप जवाब दीजिए सर। हो गया, बिल्कुल माफी चाहते हैं। हमने अपना समय इतना आपके साथ एक्सपेंड किया, आपके इस पर आया, आपने हमको बुलाया, बहुत स्वागत आपका। जी। लेकिन अब जवाब दीजिए सर। बीच में न मेरे को बोलने की आदत है और न मैं पसंद करता हूँ जी। दूसरी बात, भविष्य जी, महाराष्ट्र की बात हो रही थी अभी, मेरे भाई बड़े ही, क्योंकि मैं किसी को इधर उधर सवाल में घुमाता नहीं, सीधे सीधे जवाब देता हूँ। अपनी गलती होगी तो भी मानूंगा। मैं उस तरह से नहीं हूँ कि पराकाष्ठा पार कर जाऊं। आज जिस शिवसेना की बात कर रहे थे कि सत्ता में थे, पता नहीं कहां से आवाज आ रही है, सत्ता में थे, हमारे मनीष भाई बोल रहे थे कि सत्ता में थे तब आदित्य ठाकरे जी नहीं आए। ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, सत्ता में थे तो आदित्य ठाकरे जी नहीं आए। 2 साल तक महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी तो शिंदे जी इनके साथ नहीं आए। शिंदे जी तब आए जब ईडी का डंडा लगा। शिंदे जी तब आए जब संजय बांग्ला जी पर पूरे घूम घूम के तख्ती लेकर फडणवीस जी घूम रहे थे इनको जेल भेजने का। संजय शिंदे जी तब तक नहीं आए कि भैया ये कौन सा गठबंधन है। तो शिंदे जी को क्यों नहीं उस समय 2 साल पहले याद आया था, इतना प्रेम, हिंदुत्व प्रेम जो आज जग गया, बाला साहब ठाकरे के बारिश कर रहे हैं अपने आप को, तब जग गया। आपने जिस आदमी को धोखा दिया, जिस आदमी ने महाराष्ट्र में सबसे पहले आपके दामन को थामा था, उस आदमी का नाम था बाला साहब ठाकरे। धोखेबाजी की पराकाष्ठा तो आप लोग, और आपके किसी भी बात पर मुझे तो हंसी आती है कि वही सिद्धांत है इनका कि चलनी दूसरे सूप के कि तोरा में सहस्त्र कुछ, जिसमें अपने इतनी सारी कमियां हैं और कमियों पर बात न करके ये बात को गोल मोल घुमा देना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों आज शिंदे जी किस सिद्धांत के तहत 50-40 लोगों को लेकर वहां चले गए, और जब इनकी सरकार बन गई, और यही शिंदे को, एकनाथ शिंदे जी को कल तक क्या बोल रहे थे बीजेपी के लोग, संजय बांग्ला के लिए क्या किया था आप जरा उठाकर देख लीजिए। फिर संजय बांग्ला को अपने यहाँ मंत्री बना दिया। उस समय वो महिला विरोधी, दलित विरोधी, ये विरोधी, वो विरोधी कर रहे थे। आज आदित्य ठाकरे जी पावर में नहीं है, अच्छी बात है, पावर में रहने पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत घूमते रहते हैं, उनके पास इतना समय है, देश से बहुत ज्यादा समय है, बाहर के लोगों में ही। हमारे लिए तो एक खबर होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज भारत में हैं,
हमारे प्रधानमंत्री जी पहले विदेश जाते थे तो खबर होता था कि विदेश जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। आज भारत के लिए मीडिया की ये खबर है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश से वापस आ रहे हैं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, निश्चित तौर पर मैं आज भी कह रहा हूं, मेरे भाई बोल रहे थे क्योंकि आधा घंटा हो गया तो मैं बहुत सारा चीज भूल गया। हमने 95 का चुनाव लड़ा है, 96 में हमारी पार्टी नहीं बनी है मनीष पांडे जी, और 95 का चुनाव लड़ा है, उसमें हमें 7 सीट मिला था। और 96 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें बिहार भर में 3 चुनाव हुए थे और तीनों के तीनों सीटें हमने जीती थी। और रही बात, खैर उन बातों को छोड़ दीजिए, इतिहास तो खैर आपके महामहिम यहाँ आके तक्षशिला को ले आए थे बिहार में अमित शाह जी, तो खैर आप भी कुछ कर सकते हैं, उसमें आपको माफ रहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐतिहासिक हम लोग तो गांव के पढ़े लिखे एक साधारण स्कूल से पढ़े हैं, बड़े गांव में प्राथमिक विद्यालय पर बोड़ा भी जाकर बैठे थे। आज स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन कोई भी गठबंधन बनता है भविष्य त्यागी की, हमने इनके साथ गठबंधन किया तो हमारे एजेंडा को हमने तय किया। जॉर्ज साहब को उस समय संयोजक बनाया गया था और तय हुआ था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा होगा समान नागरिक संहिता 370 और बहुत सारी चीजें थी जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छोड़ने तो तैयार हुए थे और तब जाके हमारा गठबंधन बना था। अगर विमर्श, चूंकि उस समय देश की परिस्थितियां ऐसी थी कि लग रहा था कि हमको कांग्रेस के विरोध में लड़ना है। आज देश की परिस्थितियां उससे विकट हो गई है, आज आपातकाल नहीं है। ठीक है सर, मैं टोकना चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है लव कुमार जी। देखिए आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे होस्टिंग सिखा रहे थे, लेकिन अभी जो सवाल आपसे पूछा आपने पूरी दुनिया राम कहानी सुना दी, लेकिन उस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। देखिए मैंने सीधे सवाल पूछा था सर। देखिए अभी तो आदित्य ठाकरे तो बोलेंगे महाराष्ट्र में सावरकर वीर है, अब आरजेडी तो नहीं बोल रही है। अब आपका स्टैंड क्या है उस पर जी? अब आपका स्टैंड, मैं पूछ रहा हूँ, मेरा बेसिक सवाल ये है कि जो ये विपक्षी एकजुटता की जा रही है, इसका कोई आधार है, कोई विचारधारा है, या यूं कहें कि मुद्दों और जिन विचारधाराओं पर पार्टियां खड़ी हुई हैं, मोदी विरोध कहें या फिर सत्ता की लोलुपता, इसमें सबको तिलांजलि दे दी गई? सत्ता की लोलुपता नहीं होती है। राजनीति जो भी व्यक्ति करता है निश्चित तौर पर सत्ता पे आके ही अपने नीतियों और सिद्धांतों को साबित करता है जी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और किसी को कहने में भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि हम राजनीति करते हैं बेहतरी के लिए, तो हम भारत की सत्ता पर काबिज भी होना चाहते हैं। और इसमें मोदी विरोध का कहीं से कोई इशारा, इसलिए कोई एक व्यक्ति का विरोध नहीं होता है, नीतियों और सिद्धांतों का विरोध होता है भविष्य त्यागी जी। और नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, नीतियां, सिद्धांत, विचारधारा, क्या इन सबको तिलांजलि दे दी गई है? क्योंकि अब देखिए आपने तो कह दिया कि भाई कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। संजय राउत वह कह रहे हैं कि हम कुछ मामलों पर समझौता नहीं करेंगे, कुछ मुद्दों पर बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। आरजेडी की तरफ से इकबाल शमी साहब ने जो कहा वो भी आपने सुना। तो फिर सर ऐसी विपक्षी एकजुटता कितनी मजबूत होगी, इस पर तो सवाल खड़े होंगे। नहीं, सवाल खड़ा करना तो बहुत अच्छी बात है, सवाल खड़े होने भी चाहिए, लेकिन विपक्ष के आज की जरूरत है विपक्ष को एकजुट होना, क्योंकि आज संविधान बचाने की आवश्यकता है, आज लोकतंत्र बचाने की आवश्यकता है, आज आवश्यकता जिस तरह संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है उसको बचाने की आवश्यकता है। सवाल तो हम ये भी पूछ सकते थे ना, अभी महाराष्ट्र के ही सवाल पे हो रहा था, तो मैंने तो वही लाया कि शिंदे साहब इतने बुरे थे, जब इनको फिर उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, संजय बारला को इस्तीफा दिवाया महाविकास आघाड़ी से और इनके पार्टी में आए तो मंत्री बन गए। इस पर कोई सवाल नहीं पूछा इनसे, कोई जवाब नहीं, क्योंकि समर्थ के नहीं दोस्त को साई, अभी तो पूरे समर्थ है। मोदी जी के पॉकेट में सब कोई हो ऐसा नहीं है। और आप भविष्य त्यागी जी, आज परिस्थितियां जब बनती है, पहले लोकतंत्र रहेगा, देश रहेगा, तभी सब पार्टियां रहेंगी। अभी सबको सब छोड़ छाड़ के इस जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और इसमें आपकी भी अहम भूमिका है। मैं तो सबसे सवाल कर रहा हूँ सर, लव कुमार जी, मैं तो सबसे सवाल कर रहा हूँ, और सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि शिंदे साहब कल कहाँ थे, क्या थे, किसको क्या राजनीतिक आरोप लगता था, आरजेडी और जेडीयू का इतिहास में भी ऐसी बहुत चीजें मैं लेकर आ जाऊंगा। साथ में आप लोग हैं ना,
फिर सत्ता लोलुपता, और फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोकतंत्र की हत्या और देश रहेगा और देश खत्म हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि फिलहाल राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, वो कैसे बचे, ये सवाल है। ठीक है मनीष पांडे जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए। लव सिंह जी, आप तो भविष्य त्यागी जी, आप तो बेमतलब का इनसे सवाल कर रहे हैं लव सिंह जी से, इनको बेमतलब फंसा रहे भाई। इनके पास तो आए ही नहीं थे वो आदित्य जी। आदित्य ठाकरे तो तेजस्वी जी से मिलने आए थे, आप बेमतलब का इनको लपेटे जा रहे हैं उतना देर से। ये तो आए थे तो हाय हेलो के लिए नीतीश जी के पास चले गए थे। अब आप उसके लिए क्यों आप जेडीयू को लपेट रहे हैं और नीतीश जी को लपेट रहे हैं कि वहां आप क्या करेंगे और वहां क्या करेंगे, और वो वीर सावरकर का मुद्दा उठाएंगे तो आपकी क्या भूमिका रहेगी। भाई वो आए तो थे तेजस्वी जी से मिलने, अब यहाँ हाय हेलो चूंकि प्रोटोकॉल था तो चले गए मिलने के लिए। इसीलिए जेडीयू का इसमें कहीं को रोल नहीं है, जेडीयू सेकेंडरी है किसी भी। लेकिन सर एक सवाल, एक मुख्य सवाल देखिए, एक मुख्य सवाल आपसे है ये कि विचारधाराओं को लेकर, ठीक है, एक सवाल विपक्ष से बनता है कि विचारधाराओं को क्या तिलांजलि दे दी गई, लेकिन अलग अलग विचारधारा सम्मिलित होकर, और उसमें वो विचारधारा भी सम्मिलित हो रही है जिस विचारधारा पर आप भी राजनीति करते हैं, आपकी भी जो राजनीतिक अप्रोच है वो चलती है, उससे जुड़ी हुई है, तो ये मुश्किल हो जाएगी सर चौतरफा। पांडे साहब देखिए भविष्य जी, स्पष्ट जान लीजिए, महाराष्ट्र में भी अगर शिवसेना टूटी तो उसका कारण था विचारधारा से उसका अलग होना, तोड़ना। बिहार में भी अगर जदयू का विलय होगा या जदयू कमजोर होगी तो सिर्फ इसलिए कमजोर होगी कि जेडीयू यहाँ पर अपनी विचारधारा से भटकी है। जो लालू का विरोध करके जेडीयू इतनी मजबूत हुई थी, इतने दिनों तक सत्ता में रही, वह अपनी विचारधारा को, ठीक है, वह तोड़ के और सत्ता के लिए उसने गठबंधन किया। इसमें देखिए भाजपा की कोई भूमिका नहीं, एक बात। और दूसरी बात, समय का चक्र चलता रहता है, कोई पार्टी यह नहीं कर सकती कि कोई राजा यह नहीं कर सकता कि हम हमेशा सत्ता में ही रहेंगे, लेकिन जब तक उसके नीति, उसके सिद्धांत, उसकी कार्य पद्धति जनता के हित में रहेगा उसको कोई हटा भी नहीं सकता। यह बात भी कटु सत्य है। चलिए ठीक है सर, मेरे पास वक्त की पाबंदी है, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा सभी मेहमानों का। लव कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल शमी साहब आपका भी शुक्रिया आपका, और जल्द ही जो स्वास्थ्य सुधार है उसकी कामना हम करते हैं। मनीष पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनको आप डिबेट में लाए थे बीपी बढ़ाने के लिए। नहीं सर, देखिए अब डिबेट होगी तो चर्चा भी होगी और बीपी भी बढ़ेगा, लेकिन हमारी तहे दिल से कामना है कि इकबाल शमी साहब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े थे, मेरी भी इल्तजा है कि आप जल्दी स्वस्थ हो। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।